हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये पोम मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी, जिसको मैंने इंग्लिश में किया था। सेम इसी का मैं हिंदी में बना रही हूँ, ताकि थोड़ा और इजी हो जाए समझने के लिए। So what I'll do is I will read the stanza first, followed by the explanation. As we can see, this poem is written by Thomas Hood. Let's start with the first stanza. एक वीडियो और है बच्चों, जिसमें मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है, थॉमस हुड के बारे में थोड़ा सा बताया, उनका रिलेशन ऑल्सो विद दिस पोम हैज बीन डिस्कस्ड है। सो डू वॉच दैट वीडियो। ओके, लेट अस स्टार्ट। I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट है, एक चाइल्डहुड का और दूसरा अडल्टहुड का। चाइल्डहुड बचपन, अडल्टहुड जब हम बड़े हो जाते हैं, तो उसके बीच का एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि छोटे में वो कैसा फील करता था और अब बड़े होके उसको कैसा लग रहा है। So this poem starts by repetition of this phrase. यहाँ पे रिपीट की गई है ये फ्रेज को, आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर। मैं साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच भी समझाती रहूंगी जो इस पोम में है। तो यहाँ पे ये रिपीट किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं रेपिटिशन। चिल्ड्रन, अगर इसको डिटेल में आपको देखना है कि रेपिटिशन क्या होता है, एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है पोएम में, so you can go back again. There's one video which is specifically made for literary devices. So यहाँ पे repetition यूज हुआ है, यहाँ पे रिपीट किया गया है इस फ्रेज को। अच्छा, यहाँ पे आई कौन है? आई है पोएट, द स्पीकर। तो पोएम में अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि आई, हुज आई इन दिस पोएम, एंड आई इज पोएट हियर। आई रिमेंबर, दिस इज रेपिटेशन, एंड एनी टाइम समथिंग इज रिपीटेड, इसका मतलब है कि पोएट या ऑथर किसी चीज को एम्फसाइज करना चाह रहा है। अब यहाँ पे किसको एम्फसाइज करना चाह रहा है? यहाँ पे वो कुछ याद कर रहा है जिसको वो एम्फसाइज करना चाह रहा है, दैट इज ही इज रिमेम्बरिंग समथिंग विच ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन। अब याद क्या कर रहा है? देखिए, इस पोएम में कोई एम्बिगुइटी नहीं है, बहुत ही क्लियर पोएम है। क्या याद करना चाह रहा है? वो याद कर रहा है उस घर को जहाँ पे वो पैदा हुआ था, द हाउस वेर आई वॉज born, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न। वो उस छोटी सी विंडो को याद कर रहा है, उस घर की जहाँ से रोज सुबह सूरज आया करता था, उसके रूम में झांका करता था। झांकता कौन है? इंसान झांकता है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। एंड आई एम श्योर, जब मैं ये पहली वाली लाइन रीड कर रही थी, दैट इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, अब आपके दिमाग में एक घर जरूर आया होगा। वो घर छोटा होगा, बड़ा होगा, 2 फ्लोर का होगा, सिंगल फ्लोर का होगा, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट एक इमेज जरूर फॉर्म हुई होगी माइंड में, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इमेजरी, विजुअल इमेजरी। तो एक पिक्चर आपके दिमाग में बनी है, सो दिस इज विजुअल इमेजरी। तो क्या याद कर रहा है वो घर को याद कर रहा है जहाँ पे वो पैदा हुआ था। उस घर की छोटी सी विंडो को याद कर रहा है जहाँ से रोज सुबह सन उसके रूम में झांका करता था। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न। रोज सुबह सन आता था। ही नेवर केम। नाउ ही कौन हुआ? उसका दोस्त? वो कभी भी देर से नहीं आता था, नहीं, ये सन ही है जिसके बारे में बात हो रही है। सो ही नेवर केम अ विंग टू सून। सूरज कभी भी जल्दी नहीं आता था। नो ब्रॉट टू लॉन्गर डे, और ना ही कभी उसने दिन को बहुत लंबा खींचा। तो उसके लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दिन बहुत लंबा जा रहा है। अब छुट्टियों में क्या होता है? छुट्टियों में ऐसे ही होता है ना, दिन बहुत छोटा लगता है, बर्डन सम नहीं लगता। जब स्कूल जाते हैं तो लगता है ओ अभी सिर्फ सेकंड पीरियड हुआ है, ओ अभी बस थर्ड पीरियड है, ओ यार अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी उसको। सो वंस यू ग्रो, रोज ऐसा लगता है आज फिर काम पे जाना है, अरे अभी तो बस मंडे हुआ है, अरे अभी तो बस ट्यूसडे हुआ है, सैटरडे कब आएगा, अरे सैटरडे को भी छुट्टी नहीं है। सो एवरी डे फील्स वेरी लॉन्ग एंड बर्डन सम।
जो कि बचपन में उसको बिल्कुल नहीं लगता। तो सन की जो टाइमिंग थी वो एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल अच्छे से आता था, अपना छोटा सा दिन लेकर आता था, and he used to enjoy his time during that phase. So he says that I never felt that it was long enough. Again, this is personification. Now, why is this personification? This is personification because यहाँ पे सन को एक पावर दी गई है। सन को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है कि उसके पास पावर है दिन को लंबा या छोटा बनाने का। नो ब्रॉट टू लॉन्ग, अपने साथ लेकर आया जैसे कि वो दिन को, और उस दिन को इतना ही लेकर आया जितने की ज़रूरत थी, एकदम परफेक्ट। ठीक है। बट बट का मीनिंग ही होता है ऑन द कॉन्ट्ररी। जगह नहीं है, so I'll write it somewhere else. Let's not create any confusion here, so I'll erase this. Okay, let's come back to but. But means on the contrary, यानी इसका ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट? चाइल्डहुड का ऑपोजिट। चाइल्डहुड वर्सेस अडल्टहुड। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें से थीम्स होंगे, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। सो बट ऑन द कॉन्ट्ररी क्या था? अब का टाइम है जब मैं बड़ा हो गया हूँ। नाउ दैट आई एम एन अडल्ट, द टाइम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे लगता है कि काश वो रात जब मैं बड़ा हुआ था, काश वो रात जब मैं बड़ा हुआ था उसी टाइम मेरी सांसें मेरे से ले ली गई होती। आई विश आई हैड डाइड बिफोर आई हैड ग्रोन अप। ही कुड ग्रो, his childhood was more beautiful than his adulthood, clearly। यहाँ पे उसका बचपन जो था वो उसके adulthood से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसलिए वो चाहता है कि काश वो तभी मर गया होता। बट ऑफ कोर्स ये ज़्यादा ही एग्जैजरेशन है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं अगर आप अपनी लाइफ से, थोड़ी छुट्टी लीजिए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो रिटायरमेंट, अर्लियर रिटायरमेंट ले लीजिए। मरने का कोई नहीं सोचता है, तो वी कैन से दिस इज हाइपरबोले। हाइपरबोले होता है जब हम कोई चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं। डैफोडिल्स पढ़ी होगी, डैफोडिल्स में पोएट कहता है कि जब मैं ऊपर से जा रहा था मैंने नीचे डैफोडिल्स देखे, कितने? 10,000 एट अ ग्लांस। एक ग्लांस में उसने 10,000 देख लिया। कैसे देखे? खड़े होके काउंट तो नहीं किया था, 1 2 3 4, ओ 10,000 है, नहीं। सो सेम यहाँ पे है, इट इज़ हाइपरबोले, थिंग्स हैव बीन एग्जैजरेटेड। बट हाँ, अडल्टहुड उसके लिए बहुत बर्डनसम है, ओवरवेलमिंग है, बहुत काम है। दिस इज हाउ बीइंग एन अडल्ट फील्स लाइक। So this is what he's writing. But now I wish the night had borne my breath away. I hope first stanza is clear to you all. So एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट stanza का। यहाँ पे पोएट ने बोला है कि वो कुछ याद कर रहा है। क्या याद कर रहा है? अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है। चाइल्डहुड में एग्जैक्टली क्या याद कर रहा है? वो अपने घर को याद कर रहा है जहाँ पे वो पैदा हुआ था। वहाँ की वो छोटी सी विंडो को याद कर रहा है जहाँ से सन रोज। एक सेकेंड, इसको पहले डिलीट करते हैं। वो याद कर रहा है लिटिल विंडो को, छोटी विंडो को, जहाँ से रोज सन आया करता था। वो सन का टाइमिंग एकदम परफेक्ट था, बिकॉज वो टाइम ऐसा था, वो बचपन ऐसा था जब सब कुछ बहुत सुंदर था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज टॉकिंग अबाउट अडल्टहुड, वेर ही विश कि वो कभी बड़ा हुआ ही ना होता। काश उसकी लाइफ उस बचपन में उन खुशियों में ही ख़त्म हो जाती। तो ये सब है हमारे फर्स्ट स्टैंजा में। मूविंग ऑन टू सेकेंड स्टैंजा। Second stanza starts by, again, let's read it first. I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light, the lilacs where the robin built, and where my brother sat, the laburnum on his birthday, the tree is living yet. अब यहाँ पे देखिए वो फिर से उसी लाइन से शुरुआत कर रहा है। आई रिमेंबर
मुझे लगता है पोइट आपको याद कराना चाहता है एक चीज़ तो पक्का कि एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम है रेपिटिशन. Repetition means when you repeat something, and when you repeat something, it means you want to emphasize on something. You say, सुन रहा है ना? अरे सुन रहा है? So you are repeating, सुन रहा है, because you want him to understand and listen to what you're saying. So you want to emphasize on something. Emphasize कर रहा है किस पे? उन्हीं यादों पे. Right? So he is reinforcing the theme of memory and nostalgia. Nostalgia. Very important word, children. पुराने दिनों को याद करना. That is nostalgia. Please use this word in your answer. This longing, memory, इन words को इस chapter के लिए स्पेशली याद यूज कीजिए. अब सेकेंड स्टैंजा में क्या याद कर रहे हैं? फर्स्ट तो हमने देख लिया, सेकेंड में क्या याद कर रहा है? रोजेस, फ्लावर, वायलेट्स, फ्लावर, लिली कप, फ्लावर्स. सो इसमें वो फ्लावर्स को याद कर रहे हैं. नाउ दिस इज रोजेस, ये हो गए वायलेट्स. दिस इज व्हाट वायलेट्स लुक लाइक. एंड ये लिली कप्स, lilies are of different color. So these are the three flowers he is talking about. So he says, I remember the roses, red color के, white color के. Red represents love and white represents purity. Purity of childhood. So याद कर रहा है roses को, violets को, lily cups को, and those flowers made of light. So ये सारे flowers और भी जो उनके बगीचे में flowers थे वो सब जो है light. Now what is light here? It is radiating beauty. ये सब से क्या दिख रहा है हमको? ब्यूटी दिख रही है. ठीक है. एंड परहैप्स जो पोएट है वो हमको हिंट भी करना चाह रहा है कि उसका जो बचपन था वो कितना आइडियल था, कितना परफेक्ट था. जस्ट लाइक दीज फ्लावर्स, रोजेस की तरह जो कि रेड और वाइट है, वायलेट्स की तरह, लिली कप्स की तरह. आपने देखा कितने सुंदर फूल हैं सारे. तो वो याद कर रहा है स्टैंजा में फ्लावर्स को. और एक और फ्लावर जो याद कर रहा है वो है लाइलैक, जहाँ पे रॉबिन. So this is a flower, lilac is a flower and robin is a bird. अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं एक बार. Roses red and white, the violets and the lily cups. Again, जैसे ही मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखाया, जिसने पहले से देखा हुआ था उसको एकदम से याद आ गया होगा पढ़ते ही. जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने अब देख के याद करा होगा, अरे हाँ ये तो मैंने देखे हुआ है, बस नाम याद नहीं था. The moment you heard the name of these flowers, there was a picture that came into your head. So what is that figure of speech called as? अभी हमने किया था, that is imagery. Visual imagery has been created here. Right? Let's move ahead. This line, made of light, this is metaphor. अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. पर अगर हम दो चीज़ों को एज या लाइक यूज़ करते हुए कंपेयर करेंगे तो उसको हम सिमिली बोलते हैं, जो हमने बचपन में करी हुई है. एज कूल एज कुकुम्बर, सो कूल एज, राइट. बट जब हम एज और लाइक के बिना किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं मेटाफर. तो यहाँ पे मेटाफर क्या है? दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट. उन्होंने फ्लावर्स को कंपेयर किया है लाइट से, जो मैंने बताया था रेडिएटिंग ब्यूटी. तो लाइट से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे ये हो गया आपका. So he compares flowers to light, where he's trying to emphasize on beauty and brightness of those flowers. So this is metaphor. Okay, the lilacs where the robin built. Lilacs भी दिखाती हूँ आपको. ये lilac होता है, ये robin bird है, और ये robin है जो कि lilac पे बैठी हुई है. So they built their nest here on lilac. Okay. The lilac where the robin built. Built क्या बनाएगी? Nest ही बनाएगी. The lilacs where the robin built. तो इसको और क्या याद आ रहा है? इसको याद आता है roses, violets, lily cups, lilacs. So lilac is basically a spring flower which is associated with renewal.
नई शुरुआत के लिए रिप्रेजेंट करता है ये। और नेस्ट भी अगर आप देखिए, बिल्डिंग ऑफ नेस्ट, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ न्यू लाइफ। He also says that I remember the place by my brother. अब भाई को भी लेकर आया है इस पिक्चर में वो. That means he is trying to bring in more personal touch to this poem. He is reinforcing the aspect of family. Family के aspect को भी इसमें poem में लाना चाह रहा है. And where my brother said the laburnum. Laburnum is another kind of a flowering plant. ये है आपका laburnum. येलो कलर के इस पे फ्लावर्स होते हैं. So this is laburnum. So he says बर्थडे पे मेरे भाई वहाँ पे लैबरनम का पेड़ लगाया था, विच इज स्टिल देयर. अभी भी वो जिंदा है पेड़. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये टैंजिबल रिमाइंडर ऑफ पोएट्स. अभी भी वो चीज़ वहाँ पे है. शायद से अब घर नहीं है, ये सारे फ्लैट्स चले गए हैं, वो छोटी सी विंडो नहीं है, बाकी चीज़ें ना भी हो, वो पेड़ आज भी वही है जो उसको याद दिलाता है उसके बचपन की. I hope this is clear. Let's do a quick recap of the second stanza. Second stanza again started with remembering something. Let's understand what was he remembering. He was remembering in this stanza, he was remembering roses, violets, lily cups, lilac, laburnum. These are what? Flowers. These are all radiating beauty, just like his childhood. जैसे उसका बचपन था, बस वैसे ही ये फूल और पेड़ थे जो कि आज भी वहाँ पे, स्पेशली ये पेड़ आज भी वहाँ पे है. So I hope this stanza is also clear. Let's move to the next two stanzas. फिर से I remember से start करते हैं, again representing repetition. अच्छा, लास्ट में मैं फिगर ऑफ स्पीच बताना भूल गई, तो एक बार वापस जाके फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं. ये मैंने बता दिया था. आई रिमेम्बर रेपिटेशन है, ये दो आपके इमेजरी है. उसके बाद नेक्स्ट में मैंने बताया था दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, ये मेटाफर है. द लाइलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट, ये सारा अगर आप देखें तो ये सारी इमेजरी ही है. यू कैन इमेजिन भाई वहाँ पे पेड़ लगा रहा है, वो पेड़ आज भी वहाँ पे है. सो दीज आर द फिगर ऑफ स्पीचेस हियर, literary devices as we call. Okay, I remember, repetition. और I used to swing. अब यहाँ पे क्या याद कर रहा है? वो किस चीज़ को याद कर रहा है? वो याद कर रहा है how he used to swing. कैसे वो swing किया करता था पेड़ पे. मोस्ट प्रॉबली पेड़ पे ही झूला लगाया होगा, वहाँ पे swing करता था वो. Where I used to swing. I guess there is some problem here. ये रेपिटेशन ऊपर वाली लाइन के लिए था. ओके. तो यहाँ पे वो याद कर रहा है कि वो बचपन में कैसे स्विंग किया करता था, झूला झूला करता था. जब भी हम झूलने की बात करते हैं, हम हवा में उड़ने की बात करते हैं, हम बात करते हैं फ्रीडम की, हम बात करते हैं जॉय की. टच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से जॉय एंड फ्रीडम की स्विंग से एसोसिएट करते हैं, झूलने से एसोसिएट करते हैं. एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू द सोलोज ऑन द विंग. सोलोज एक बर्ड है, ये है सोलोज. ठीक है, ये सोलोज है. तो कह रहा है कि जब मैं झूला झूलता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस टाइम पे सोचता था कि जो फ्रेश एयर मेरे पास आ रही है,
एंड थॉट द एयर, ये जो एयर मेरे पास फ्रेश एयर मेरी तरफ को आ रही है, दैट रश इन माई बॉडी दैट आई फील वाइल स्विंगिंग ऑफ द फ्रेश एयर, ये मुझे कैसी लगती है? वो मुझे ऐसा लगता है कि जब सोलोज जो कि बर्ड है वो हवा में उड़ती होगी, जब वो उड़ती होगी तो उसको एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता होगा जैसे इस टाइम पे मुझे झूला झूलते हुए हो रहा है। एक बार फिर से बताती हूँ। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू सोलोज ऑन द विंग, सोलोज जो बर्ड है उसके विंग्स में भी ये हवा फ्रेश एयर जो है वो ऐसे ही फील होती होगी जैसे मुझे झूला झूलते हो। द फीलिंग ऑफ स्विंगिंग टू द फ्रीडम, फ्रीडम, ये सोलोज क्या है? फ्री बर्ड है, फ्री बर्ड है, तो उसको वही फ्रीडम एक्सपीरियंस होता था जैसा कि उस बर्ड को होता है। अगेन उसके बचपन का इनोसेंस, कि मैं भी चिड़िया की तरह उड़ रहा हूँ। My spirit flew in feathers then. My spirit flew in feathers then. मेरा सोल जो है उस टाइम पे, मेरी जो स्पिरिट है वो उस टाइम पे एकदम लाइट फील करती थी, जो लाइट जस्ट लाइक अ feather, just like a feather I used to feel light. So ये एक फिगर ऑफ स्पीच हो गई, मेटाफर। शुरुआत की, अब तो आपको समझ में आ गई होगी क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है हमने। सबसे पहले थी रेपिटिशन, ये हो गई रेपिटिशन। वेर आई यूज टू स्विंग, ये हो गई आपकी इमेजरी, ये भी इमेजरी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इमेजरी नहीं है, यहाँ पे है एज फ्रेश। क्या बताया था, जब दो चीज़ें कंपेयर की जाती है विद यूजिंग एज एंड लाइक, एयर एज फ्रेश, so this one is simile. Please write correct spelling of simile. Okay, to swallows on the wing, my spirit flew in feathers then, metaphor। मेरा जो सोल था, मेरी स्पिरिट जो थी उस टाइम पे उसको ऐसा लगता था कि इट इज़ वेरी लाइट एज फेदर। क्यों लगता है हमें लाइट? लाइट तब लगता है स्कूल जाते हुए हैवी लगता है, एक तो काम का हैवीनेस लगता है, होमवर्क नहीं किया हुआ है, मैम और होमवर्क दे देगी ऊपर से, वो तो हैवीनेस है ही है। वो जो बैग हम साथ में लेके जा रहे हैं भारी सा, उसका भी अलग है। बट फ्री डेज में, छुट्टियों में कुछ नहीं है, होमवर्क दिया है मैम ने बट उसके लिए 30 डेज मिले हैं, 25 डेज मिले हैं, हो जाएगा आराम से धीरे धीरे। वो बात अलग है, करेंगे लास्ट में, बट हो जाएगा। सो पोएट यहाँ पे वही लिख रहा है दैट ही फेल्ट लाइट एंड अनबर्डन्ड, ही वाज एबल टू सोर बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ लेस बर्डन ऑन हिम ही कुड सोर एज हाई एज ही वांटेड टू। सो जितना उड़ना चाहता है बर्ड की तरह उतना उड़ सकता है। दैट इज सो हैवी नाउ, बट अडल्टहुड में अब क्या हो गया है, बहुत सैडनेस आ गई है। पोएट कह रहा है, पोएट कह रहा है एंड इट इज सो हैवी नाउ। पहले कैसे थी मेरी स्पिरिट? पहले मेरी स्पिरिट थी फेदर की तरह, लाइट एकदम, कोई बर्डन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। एलकेजी यूकेजी में क्या होता था, स्कूल जाते थे, आते थे, इंजॉय करते थे, टीचर के साथ भी इंजॉय करते थे, प्लेग्राउंड में भी इंजॉय करते थे, घर आके भी इंजॉय करते थे। और अब क्या है, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इंजॉयमेंट थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अब वो हेवीनेस आ गई है बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लास 10th में मार्क्स लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, कंपटीशन है। सो my spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. So he's talking about his past, कि उस टाइम पे जो समर में पूल भी होता था, ठंडा पानी का जो पूल होता था, वो भी मेरी एक्साइटमेंट को कम नहीं कर पाता था। ये जो फीवर है वो एक्साइटमेंट है। तो ये जो एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे बचपन में भागने कूदने की, लाइफ को एंजॉय करने की, उसको कोई भी चीज़ कम नहीं कर सकती थी।
उस टाइम पे अगर टीचर होमवर्क भी देती थी तो वो भी इंजॉय करते थे, मम्मी आज होमवर्क मिला है, पहले मैं होमवर्क खत्म करूँ, या आप मेरे साथ बैठो, आप मेरा होमवर्क करवाओ साथ में। किसी भी चीज़ का काम होता था, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कुड lessen the excitement you had back then. So even the cooling summer pools couldn't alleviate the burden and stress he is carrying. Now it was fun back then. एक बार फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं फिर से। ये हो गई आपकी रेपिटिशन, ये है इमेजरी, ये वाली है सिमिली। इसकी मैं स्पेलिंग हैंड राइटिंग अच्छी है, otherwise you will also write incorrect spelling. Then my spirit flew in feathers, then सिमिली हो गया। यहाँ पे है आपका मेटाफर, better than wow, अपने आप ही एरो बन रहा है। Okay, just understand this one is metaphor. Comparison has been made here. He compares his youthful spirit to the lightness of the feather. So, metaphor. I repeat, it is metaphor because he compares the speaker or the poet, he compares his youthful spirit to the light feathers. Okay, it is heavy now, examples. Again, this one is hyperbole. ज़्यादा ही exaggerate करती है चीज़ों को. Fine. And last one here, it is metaphor. मैंने इसमें सर्कल किया था फीवर को, because fever represents, it symbolizes intensity and fervor of his youth. जिसे यूथ में उसमें एक्साइटमेंट होती थी, उसके लिए फीवर यूज़ किया गया है। लिटरल फीवर नहीं है, बुखार नहीं आया था उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टैंजा। इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस स्टैंजा में पोएट फिर से कुछ याद कर रहा है, बट इस बार क्या याद कर रहा है? He remembers swinging up in the air just like bird. He could feel the freedom, he could feel the lightness. feathers की तरह फील होता था उसको, लाइट फील होता था। अब कैसा फील होता है? On the other hand, he feels heavy now, heavy because of the burden in his life. Okay? So, this is pretty much all in third stanza. Even the summer pool couldn't cool the excitement he had in his childhood. All right, let's move to the last stanza. I'll first read it for you. I remember the fir tree dark and high. I used to think the slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance, but now it is little joy to know I'm farther off from heaven than when I was a boy. Again, he's emphasizing, he's re emphasizing, he is underlying the fact that he is remembering something. Now, what is he remembering this time? He's remembering the fir trees. He's remembering fir trees that are dark and high, again creating imagery for us. इसमें भी imagery है, next line में भी I used to think the slender tops were close against the eye. This is imagery. Okay? अब ये hyperbole है, वो क्लोज अगेंस्ट द स्काई। वो कह रहा है मुझे बचपन में जब मैं फिर ट्री को देखता था, इट इज काइंड ऑफ अ ट्री, एक तरह का ट्री है ये। तो कहता है जब मैं उन पेड़ों को देखा करता था तो उसके जो टॉप थे, पतले पतले से जो टॉप ऊपर जा रहे होते थे, मुझे लगता था वो सीधा स्काई को टच कर रहे हैं। लगता था बचपन, गलत नहीं बोल रहे। हम बस में बैठते थे, पेड़ को देखते थे, हमको लगता था बस खड़ी है, पेड़ चल रहे हैं। बिकॉज छोटे थे, नाइव थे, इग्नोरेंस थी। अब साइंस ज़्यादा पढ़ ली है, अब हमको पता है क्या है कितना है, अपनी हाइट भी बढ़ गई, अब दिख रहा है। एक हाइट पे हमने भी देखा है कितने तक वो पेड़ जा सकता है, एरोप्लेन में बैठे हैं देखा है ऊपर से कि नहीं, इतना ऊपर तो नहीं जाता है।
So because of all the things around us, as we grow, we realize that there were certain things which were our own imaginations. तो कह रहा है जब मैं छोटा था मैं फिर ट्रीज को देखता था, उसके डार्क एंड हाई टॉप्स को देखता था. आई यूज टू थिंक द स्लेंडर टॉप्स, उसका जो ऊपर का पार्ट है वह क्लोज अगेंस्ट द स्काई, मुझे लगता था वो आसमान को छू रहा है. बट बेस्ट चीज़ ये है कि ऑथर उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ वो क्या था, वो सिर्फ मेरा एक बचपन का इग्नोरेंस था, मेरा बचपना था वो. इट वॉज नथिंग बट माई चाइल्डिश इग्नोरेंस. बट नाउ इट इज़ लिटिल जॉय. बट अब लाइफ में कोई ऐसा जॉय रह नहीं गया है. टू नो आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन. अब यहाँ पे हेवन क्या है? हेवन is the fun, the excitement, joy that he had as a child. वो जो बचपन का टाइम था वो अब चला गया है. तो उसको पता चल गया है कि अब मैं उस खुशियों से बहुत दूर हूँ. But now it is little joy to know I am farther off from heaven than when I was a boy. तो जब मैं छोटा था, when I was a boy, I was close to heaven. But now that I am an adult, I know I am far away from it. मैं बहुत दूर जा चुका हूँ हेवन से, उन खुशियों से. But now it is little joy when we say अब क्या ही खुशियाँ रह गई हैं. ठीक है, जब हम कहते हैं अब क्या ही खुशियाँ रह गई हैं, मतलब खुशियाँ रह ही नहीं गई हैं. तो थोड़ी बहुत खुशी रह गई है बस लाइफ में, मतलब ना के बराबर ही है. सो he's saying it's the same, but on the contrary, now that I'm an adult, it is little joy to know I'm farther off from heaven. मैं heaven से बहुत दूर जा चुका हूँ जिसमें कोई खुशी नहीं है. मैं heaven के पास कब था? When I was a boy, than when I was a boy. So with this note, he acknowledges that his perception about the tree was very naive and typical of any childhood innocence. सबके साथ होता है. But now there is a loss of wonder and excitement in his life. वो joy उसकी life से अब खत्म हो चुका है. उसको वो भी पता है, इसलिए उसको पता है वो heaven से बहुत दूर जा चुका है. So, a quick recap of the last stanza. In this, he remembers fir tree, उसके टॉप को स्पेशली याद करता है जो कि उसको लगता था कि स्काई के पास जा रहे हैं. बट जब वो बड़ा हो चुका है उसको समझ में आ गया ये कुछ नहीं था बट उसका चाइल्डिश इग्नोरेंस था. और अब जो ये चीज़ें हैं उसको उससे रियलाइज हो चुका है कि लाइफ में कोई जॉय नहीं है. नाउ दैट ही इज एन अडल्ट, ही नोज दैट ही इज फादर ऑफ फ्रॉम, बहुत दूर जा चुका है हेवन से. सो दिस इज ऑल फिगर ऑफ स्पीच. इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद ढूंढिए इसको. है नंबर 1. आई होप अभी तक पता चल गया होगा क्या है ये. ये है नंबर 2. शायद मैंने बता भी दिया हो, बट अगर नहीं बताया तो खुद ढूंढिए. ये है नंबर 3. 3 फिगर ऑफ स्पीच ढूंढिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या है नंबर 1, 2 and 3. Just number them and write in front of it. Write 1 figure of speech, 2 and 3. Now that you know, this is pretty much all in the poem. I have discussed line by line meaning, figure of speech and everything else that is important. एक बस छोटा सा पूरी पोएम का रिकैप कर लेते हैं. रिमेम्बरिंग तो समझ में आ चुका है हमको कि वो कुछ याद कर रहा है पोएट. अब क्या याद कर रहा है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में वो याद कर रहा था हाउस वेयर ही वाज बॉर्न, द लिटिल विंडो, उस घर की जो छोटी सी खिड़की थी जहाँ से रोज सन आया करता था, उसको याद कर रहा है. सेकेंड स्टैंजा में वो याद कर रहा है फ्लावर्स को, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को, फ्लावरिंग ट्री को जो उसके भाई ने लगाया था, विच इज स्टिल देयर, विच रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड. थर्ड स्टैंजा में वो याद कर रहा था स्विंगिंग, हाउ ही यूज्ड टू स्विंग जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड अप इन द स्काई.
फोर्थ में उसने याद किया ट्रीज को which he thought are reaching up in the sky, which he later realized was nothing but his childish ignorance, उसके बचपन की बेवकूफ़ी थी, बचपना था और कुछ नहीं था उससे ज़्यादा. So this is pretty much all. Thank you so much for watching the video. Please like it if you did like, and share it with your friends. And do write in the comment section if you have any queries or questions, and also the answers that I had asked you. जो 3 questions पूछे गए थे उनके आंसर भी लिखिएगा. Thank you so much once again. And stay tuned for more videos based on your syllabus, especially of class 9 and 10. Thank you everyone. Have a good day. God bless.